जिन जिनके बारे में जितना भी कुछ पता है वो बता दे रहे है ना। इस एज के सबसे फेमस राइटर में जॉन मिल्टन है ना। ये अपने पैराडाइज लॉस्ट के लिए ही जाने जाते हैं, और पैराडाइज लॉस्ट इनने लिखा था, वो लिखा था रेस्टोरेशन एज, जबकि इनने 2 एजेस देखी हैं। कौन सी 2 एजेस देखी हूँ बताओ, कौन सी 2 एजेस देखी हूँ? अकेले शिवानी से नहीं पूछ रहे, किसी और से भी पूछ रहे हैं, 2 एजेस देखी हैं। जॉन मिल्टन ने। किन 2 एजेस को बिलोंग करते हैं ये? यही ऊपर ही बड़ी वो ज्वाइंट क्लास में बताए थे, बोर्ड पे बहुत डिटेल में बताया था। छोड़ो। ये अपने पैराडाइज लॉस्ट के लिए ही जाने जाते हैं सबसे ज्यादा, है ना। और दूसरा इनका वर्क था पैराडाइज रीगेन, जो इनने अगेन लिखा। ये दोनों ही वर्क, ये इसका सीक्वल है पैराडाइज लॉस्ट का। फर्स्ट वर्क था पैराडाइज लॉस्ट, देन है रीगेन, का मतलब स्वर्ग को फिर से पा लिया, पहले भगाया गया तो फिर से स्वर्ग मिला। और तीसरा है सैमसन एगोनिस्टस, इसकी कहानी हम बता चुके हैं पहले, इस पे मूवी भी बनी है, मूवी भी हमारे पास थी, शायद रोशनी नहीं आई, उसको दिखाई थी हमने ये मूवी। हाँ, ये सैमसन एगोनिस्टस की, तब वो अकेली ही आती थी, उसको दिखाई थी शायद ये, मतलब सैमसन की कहानी है ये। हाँ, लंबे बाल वाले सैमुअल बटलर, ड्यूडी ब्रास, ये भी एक एपिक स्टोरी है, बड़ी स्टोरी है बहुत। हाँ, राइटर ने, हाँ एक सोल्जर ही है, अच्छा हैवी सा। थर्ड वन जॉन बनियन, पता है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के लिए कहानी भी पता होगी, है ना। फेमस एलेगरी इन प्रोज। थर्ड वन, लिए पॉइंट डाले हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल फॉर लव अपने सिलेबस में था। इंडियन एम्परर, ये क्या चीज होगी? क्या होगा बताओ दोनों। भारत के राजाओं के बारे में ही है कुछ स्टोरी, है ना। मतलब जॉन ड्राइडन जैसे महान राइटर इंडिया पे क्यों ही लिखने लगे, लेकिन क्यों लिखने लगे कुछ वजह होगी। तीसरा फेमस वर्क है औरंगजेब। क्या होगा ये औरंगजेब, इसको भी गैस करो। मतलब इंग्लैंड का महान राइटर, जिस समय इंडिया को घंटा कुछ नहीं माना जाता था, इतने सारे वर्क क्यों लिख रहा होगा? है ना, इंडिया आया था। जो जहां जीता उसके बारे में जरूर लिखता है, इसने बहुत समय गुजारा था इंडिया में।
इंडिया के जो एम्परर हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से लिखा। ठीक। अब चौथा और ग्रेट वर्क एप्सलम एंड अकिटोफेल दो सॉरी एक ग्रेट किंग की कहानी है ना। अच्छा, इससे पहले की कहानी के बारे में कुछ बताएं। एप्सलम और अकिटोफेल एक ऐसा वर्क है जिसको इनडायरेक्टली किसी और को समझाने के लिए बनाया गया था। मतलब इसमें रियल स्टोरी है किसी किंग की, और वो जो होती है ना, वो होती है कहानी चार्ल्स द फर्स्ट की। चार्ल्स फर्स्ट की कहानी है इसमें और उसके एक बेटे और एक नाजायज बेटे की कहानी। चार्ल्स फर्स्ट, सबके नाम चेंज कर दिए गए हैं। ये एक पॉलिटिकल सटायर है, याद रखना। क्या है ये शिवानी? क्या है? टुंड सपाट नहीं रहो, बोलोगी तब ही आएगा। बोलने का अलग महत्व होता है, इसलिए तुम बुलो आते हैं जबरदस्ती। ये तो हमें ना चलत रहे मशीन जैसे। और हम बोलते रहेंगे ना तो तुम्हारे दिमाग में घंटा कछु नहीं जाने। हम नहीं बोलने वाले, हम बता चुके। दिमाग में अभी भी कछु और ही चल रहा है। तो टेंशन की बता दें, हम एक टेंशन में समय जो ग्रसित है, एक छोटी ही टेंशन कह सकते हैं उसको, मगर वो भी एक बड़ी टेंशन है। सोच के देखो, कोई इंसान सुबह 7 बजे स्कूल जाए और शाम को 5 बजे आए। अगर ऐसा हो जाए तो अभी तक हम 7 से 12 जाते थे, और अगर किसी के साथ ऐसा होने लगे तो उसका क्या हाल होगा, है ना। हमारे सिर पे ये तलवार लटक रही है, अपनी क्लास का भी अता पता ना चल पाए, कहो सोचो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जितना तुम्हें समय दे सके ना दे दें। वो तो तुम्हें समय देने की बात है, ये सोचो कि हमारी हालत क्या हो सकती है। प्लानिंग चल रही है हमारे सुबह 7:30 से शाम के 5 की। छोटी प्रॉब्लम भी कह सकते हो, बड़ी भी कह सकते हो, पे काम चल रहा है। क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है काम? हमारे यहाँ जो 2 इंग्लिश टीचर हुआ करते थे ना, एक सर को सरकार भगा रही है, बोलिए एक स्कूल में एक ही टीचर रहने दो, 2 रखने की कोई जरूरत नहीं। हमेशा सीनियर को भगाया जाता है और सीनियर को दी जाती है जगह दूसरी। और कल 8 तारीख से ट्रांसफर पॉलिसी आ रही है एक छोटी टेंशन, लेकिन इंसान इंसान है, उसकी क्षमताएं होती हैं। लेकिन सरकार जो उठपटांग नियम बनाती है, तो वो उन स्कूलों पे तो अच्छे से लागू होते हैं जिनका समय 10 से होता है, 10 से 5। लेकिन उन स्कूलों की क्या हालत होगी जहां पे व्यवस्था ही नहीं है ऐसी। और अभी तक सिर्फ 4 पीरियड हुआ करते थे, चार 4 क्लास थी। अब इस साल 9th में 100 से ज्यादा बच्चे हैं। 30 बच्चों का एक पीरियड, एक वो होता है सेक्शन, तो लगभग 3 सेक्शन बन गए। तो 3 क्लास वो और 3 ये, टोटल 6 क्लास। किसी इंसान से 6 पीरियड लेना लगातार, मतलब इनह्यूमन एक्टिविटी है ये। लेकिन कुछ उटपटांग नियमों के चक्कर में इंसान को तंग तंग जाना पड़ता है, क्षमताएं खत्म हो जाती हैं कंटिन्यूअसली। इस टेंशन में भी हमें कुछ दिन से नींद नहीं आ रही कि क्या करेंगे,
या तो बहस होगी प्रिंसिपल से या कोई ना कोई से, वो बहस होना अच्छा नहीं होता, बहुत बकवास होती। एक दिन तो उन्हें डायलॉग मारा ही दिया, जा नहीं रहे थे अभी, 3 तारीख की बात थी, बोले तो डाल लो आदत, चले नाम दो सर, ज्यादा होशियारी ने बताओ, रहेगा चुप, क्या करें लाइफ। चलो छोड़ो। हाँ, एप्सिलॉन और अकिटोफेल की बात कर रहे थे। पॉलिटिकल सटायर है, चार्ल्स फर्स्ट की स्टोरी है, जिसमें उसके 2 बच्चे, एक नाजायज और एक अनलेजिटिमेट, एक लेजिटिमेट और एक अनलेजिटिमेट, नाजायज और जायज बच्चे होते हैं, जिसमें जो नाजायज बच्चा होता है ना, वो ज्यादा काबिल होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उनको पसंद भी होता है किंग को। लेकिन सिनेरियो कभी ऐसा नहीं बन पाता कि उस बच्चे को गद्दी मिले, लेकिन सब सही हो जाता है फिर लास्ट में। लेकिन बहुत उथल पुथल है, एमए के सिलेबस में था ये, पुराने वाले, और ड्राइडन का मास्टरपीस है। एक बार स्टोरी देख लेना, धुंधला धुंधला हम भी भूले हैं, लेकिन बहुत शानदार स्टोरी है। हालांकि सुनने में कहो ना लगे, देखने में ना लगे, लेकिन अगर कहीं से कुछ रीड करने मिल जाए ना, तो मजा आएगा। हालांकि फिर भी कंफ्यूज होगी तुम, एक चीज में कंफ्यूज होगी, वो बता दे रहे हैं हम क्या में कंफ्यूज होगी। तुम्हें ये बताया जाएगा कि कौन सा राजा कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल इंसान को, इसमें तुम पकड़े आओगी, है ना। चार्ल्स फर्स्ट द किंग, चार्ल्स सेकंड भी उसमें है ना, और जेम्स भी है इनडायरेक्टली। जेम्स से समझ गई ना कौन जेम्स? हाँ हूँ बोलते जाओ, नहीं तो हम बता भी बंद कर दे रहे। जेम्स समझी नहीं? कौन सा वाला जेम्स? ये कौन से नंबर का जेम्स था? कौन से नंबर का जेम्स था? ये नहीं बता रहा है। दोनों ही जेम्स के बारे में कितने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, मैक फ्लैकनो थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब इन सब से क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं तो इसी से आते हैं। और फिर है द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, ये तो बहुत अच्छे से बात हुई, पूरी अपन ने स्लाइड करी है, आ गया याद। मतलब ड्राइडन एक ऐसा राइटर है जिसके 2 वर्क हमारे एमए के सिलेबस में थे, एक साथ एक ही राइटर के 2 वर्क एमए में शामिल होना, ये बड़ी बात होती है ना। शिवानी याद है कुछ ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी? नहीं होगा, तुम्हारे ही सामने हुआ था, और ये बोलो, बताओ बताओ तो। जॉन लॉक एक पॉलिटिकल फिलोसोफर, पॉलिटिकल साइंस की बुक में बहुत कुछ मिलेगा ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग।
एक ऐसे जो बात करता है मानव को समझने की। विलियम वाइसरले, अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सन, है ना। द कंट्री वाइफ एंड प्लेन डीलर। हाँ हाँ, इस पे थोड़ी सी। गुड। नेक्स्ट है एफ्रा बैन, द रोवर, रेस्टोरेशन कॉमेडी, ओरोनोको, प्रोज फिक्शन। इस पे कई बार अपनी बात हुई है कि एफ्रा बैन क्यों इम्पोर्टेंट है। गलत। हाँ, वो चीज अपन ने जॉर्ज इलियट से सीखी है। लेकिन हाँ हाँ, ये भी ऐसे ही लिखती थी, लेकिन ये किसी दूसरे खास काम के लिए जानी जाती है। खास चीज जो बताई है। ये पहली ऐसी राइटर थी जिनने नॉवेल्स को प्रोफेशनली लिखा। जिस समय ड्रामा का चलन था और नॉवेल का ट्रेंड बहुत कम था। इस एज में नॉवेल का चलन था ही नहीं, लेकिन यही एकमात्र ऐसी राइटर थी जिनने नॉवेल्स लिखना शुरू किया। प्रश्न उठता है कि नॉवेल्स अभी तक क्यों नहीं थी। क्योंकि लोग ड्रामा देखना पसंद करते थे, पढ़ना पसंद नहीं करते थे मजबूरी में, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट महंगी हुआ करती थी। प्रेस आ चुका था, लेकिन फिर भी अभी भी बुक्स महंगी ही होती। तो इनने मॉडर्न टाइम के हिसाब से इनने कहा कि लोग ड्रामा बहुत देख रहे हैं, मैं नॉवेल लिखूंगी। क्योंकि भले बुक्स मेरी देर से छपेंगी, लेकिन ड्रामा नहीं। तो इन्होंने नॉवेल्स लिखी। मतलब पहली बार नॉवेल्स को लिख के ही इनने अपनी रोजी रोटी चलाई। ये प्रोफेशनल राइटर थी, पहली प्रोफेशनल राइटर जिनने अपने नॉवेल से कमा के खाया। पहले लोग शौक में ड्रामे या जो भी चीजें होती थी, एज अ राइटर इनने प्रोफेशनली किया और उसी से अपने गुजारा चलाया। सिर्फ इसलिए नहीं लिखती थी कि शौक हो, प्रोफेशनली लिखा। देन विलियम कॉन्ग्रीव, बहुत सुना होगा इनके इस वर्क के लिए, द वे ऑफ द वर्ल्ड। कहानी भी अगर हो तो धुंधली धुंधली आ गई हो, चर्चा हुई है। मिक्स हो जाती है। चलो स्टोरी तो भूल गए होगे हम भी, हमें भी धुंधली याद नहीं है। हाँ, डबल डीलर, प्लेन डीलर के नीचे लियम वाइसली, ये प्लेन डीलर, वो डबल डीलर। चलो याद रहेगा, डीलर हो गए। ठीक। लव फॉर लव को भी याद रख लेना है कि विलियम कॉन्ग्रीव का। ऑल फॉर लव किसका है? पिटने वाले काम।
ड्राइडन, अब भी पीछे देखा। जॉर्ज फर्रुखर दिल्ली में, क्रिश्चियन भी है। इंग्लैंड में ऐसे ही लोग रहते हैं, बहुत अच्छा है वहां पे। इंडिया पाकिस्तान का भी अगर मैच होता है ना तो हिंदू मुस्लिम साथ में ही देख लेते हैं, एक ही होटल में मान लो बैठे कहीं, पाकिस्तान अपने देश की तारीफ कर रहा है, हिंदू अपने देश। चलो हाँ, द रिक्रूटिंग ऑफिसर बॉक्स स्ट्रेटगम, टफ नाम है, स्ट्रेटगम है ना। ये तो हमने भी मतलब इन पे कभी ध्यान नहीं दिया, इन वर्क्स पे होंगे लेकिन किसी वजह से इम्पोर्टेंट, अभी देखेंगे। ठीक, मेन लिटरेरी फीचर्स ऑफ द एज, इनको देख लें फटाक से। चलो कुछ नई नई टर्म्स दिख रही हैं। पुराने ग्रीक वर्क और रोमन राइटर्स जो थे, है ना, इनको कॉपी किया गया न्यू क्लासिज्म के नाम से, मतलब इनके वर्क्स को रीराइट किया गया। अच्छा, रीराइट में पता है क्या एक खास बात ये होती थी कि उसको बहुत ब्यूटीफुल बना दिया जाए, जो जो उसकी अव्यवस्थाएं थी ना, जो जो कुछ उसमें टूट फूट थी, वो अच्छे से करके पेश किया गया। सेकंड पॉइंट, प्यूरिटन्स ने अपना कंट्रोल खोया, है ना, लैंग्वेज और बद से बदतर शब्दों का यूज किया जाने लगा, मतलब राइटिंग में ऐसे शब्दों का यूज किया जाने लगा जो कि सामाजिक रूप से अमान्य थे। ठीक, बड़े बड़े ग्रेट एपिक लिखे गए, जिनमें से हमें पैराडाइज लॉस्ट को तो भूलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ड्रामा रिटर्न विद द देन फ्रेंच लाइसेंसियस, ड्रामा वापस आया फ्रेंच लाइसेंसियसनेस के कारण, मतलब फ्रेंच से चार्ल्स सेकंड आए, उनके आने से उनने ये करवाया कि लाइसेंस जो उसमें मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस थे ड्रामा पे, उसको हटवा के लाइसेंस बना दिया कि आप टकोर चला दो। ठीक, एलिजाबेथन के टाइम की सीरियसनेस और भव्यता खत्म हो गई, कॉमेडी ऑफ मैनर आ गया एंड हीरोइक ट्रेजेडी। कॉमेडी ऑफ मैनर मतलब कॉमेडी तो चलेगी लेकिन उसमें भी एक लहजा रहेगा, ऐसे नहीं कि फूहड़पन चल रहा है कुछ भी। ट्रांसलेशन ऑफ ग्रेट क्लासिकल टेक्स्ट स्टार्ट, पहले ही बता दिया कि ट्रांसलेशन होने लगे थे अलग अलग लैंग्वेजेस से, लैटिन, जर्मन, बड़े बड़े। सटारिकल वर्स आ गए, मतलब सटायर करना है लेकिन वो भी पोएट्री के फॉर्म में, आज भी चलता है, पॉलिटिकल सटायर चलते हैं, नेता मंत्रियों की धोते हैं। और लिटरेचर ऑफ टू एक्सट्रीम को एग्जिस्ट, ग्रेट एपिक, दो एक्सट्रीम एग्जिस्ट करती हैं, ग्रेट एपिक और मोरल विजडम, जिसमें ग्रेट एपिक्स में पैराडाइज लॉस्ट और मोरल विजडम में पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। और कुछ कॉमेडीज वगैरह भी थी, सेंसुअल कॉमेडी, जिनमें द कंट्री वाइफ की एक वर्क। तो ये था छोटा छोटा इंट्रोडक्शन, बाकी का अपन देखते हैं इसको कल। ठीक।